Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session of law, today I will continue the topic related to the trial of warrant cases by magistrate. Okay, in this topic I already discussed you I already discussed you part A, cases instituted on police report from section 238 to 243. Okay, this topic of warrant cases comes in chapter 19. So in today's video lecture, I would like to discuss about the B part, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो केस इंस्टीट्यूट होते हैं, अदरवाइज जो केस आते हैं, उनमें कैसे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अगर वो वारंट केसेस हैं तो उनका ट्रायल कैसे चलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम 244 सेक्शन देखते हैं, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। क्या कहता है इसका सब सेक्शन 1 कि व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, कि कोई ऐसा वारंट केस है जो कि पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा इंस्टीट्यूट हुआ है, मतलब फाइल किया गया है, कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है, तब क्या होगा, द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज़ ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और अक्यूज जो है वो कोर्ट में हाजिर होता है या फिर कोर्ट में उसको लाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको लाया जाता है। द magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the प्रोसिक्यूशन। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने जो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा, कैसे प्रोसीड करेगा, टू हियर द प्रोसिक्यूशन मतलब केस को स्टार्ट करेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, एंड टेक ऑल सच एविडेंस, और वो सारे एविडेंसेस, वो सारे सबूत लेगा, एज मे बी रिप्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसके फेवर में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब इसके बाद सब सेक्शन 2 है इसी का, वो क्या कहता है, वो कहता है द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कि मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई एप्लीकेशन दी, किस लिए दी, इश्यू ए समन, कि एक समन इश्यू किया जाए, किस लिए, टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस, मतलब जो भी विटनेसेस केस से रिलेटेड है, उस वारंट केस से रिलेटेड जो भी विटनेसेस है, कोई भी विटनेस को अगर बुलाना है, उसको बुलाने के लिए समन इश्यू किया जाए और उसको डायरेक्ट किया जाए, मतलब उस समन के थ्रू उसको डायरेक्ट किया जाए, उसको आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए कि वो क्या करे, टू अटेंड, मतलब वो कोर्ट अटेंड करे, या फिर और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, या फिर उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट अटेंड करना है तो वैसा करे, या फिर कोई और दस्तावेज, कोई और सबूत लाना है कोर्ट में तो वो लेकर कोर्ट में हाजिर हो। दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 244 ऑफ पार्ट बी ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। ओके, अब आते हैं 245 पे। 245 क्या कहता है कि व्हेन अक्यूज्ड शेल बी डिस्चार्ज, कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कब कर दिया जाएगा। देखिए, डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रोविज़न हम पार्ट ए ऑफ वारंट केसेस में भी पढ़ चुके हैं कि अक्यूज को उन्मोचित किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम सेशंस ट्रायल में भी पढ़ चुके हैं कि अक्यूज्ड को कब उन्मोचित किया जा सकता है। तो सीधा डिस्चार्ज के बारे में यही है कि अगर इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है, अगर एविडेंस पर्याप्त नहीं है, उसको देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज के विरुद्ध केस साबित नहीं हो रहा है या अपराध साबित नहीं हो रहा है, तो वो अक्यूज्ड को छोड़ सकता है, ठीक है, डिस्चार्ज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज, और हिंदी में उन्मोचन। तो इसी का सब सेक्शन 1 देखते हैं। सब सेक्शन 1 245 का क्या कहता है कि इफ़ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रिफर्ड टू इन सेक्शन 244, मतलब जो भी एविडेंसेस सेक्शन 244 में रिफ़र की गई हैं, वो सारी एविडेंसेस लेने के बाद अगर द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स, इफ़ लगा है ना, तो इफ़ द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स, अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, वो ऐसा मानता है, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, और उसके पास मानने के कारण हैं और उनको वो लेखबद्ध करता है, दैट नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड हैज़ बीन मेड आउट, कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, अक्यूज्ड के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, ठीक है, विच इफ़ अनरिबटेड, ठीक है,
कि जो कि अगर अनरिवर्टेड रहता, अगर अखंडित रहता, अगर वो मतलब अनरिवर्टेड केस रहता तो क्या होता, वुड वारंट हिज कन्विक्शन, तो निश्चित ही उस व्यक्ति की दोष सिद्धि होती। द मैजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम, तो मजिस्ट्रेट उस ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा। शैल डिस्चार्ज हिम, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा ऐसे व्यक्ति को। इसी का सबसेक्शन 2 देखते हैं, वो क्या कहता है। 245 का सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड at any previous stage of the case if for reasons to be recorded by such magistrate he considers the charge to be groundless। मीन्स इस सेक्शन की कोई भी बात किसी मैजिस्ट्रेट को नहीं रोकती है, किस बात से, फ्रॉम डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड को डिस्चार्ज करने से, उसको उन्मोचित करने से, एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, किस केस की किसी भी मतलब जो भी उसकी स्टेज है, कोई भी स्टेज पर उसको प्रीवियस स्टेज पर केस को रोकने से कोई मतलब मजिस्ट्रेट को नहीं रोकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मजिस्ट्रेट को रोक सके कि वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज ना करे, ठीक है। लेकिन इफ़ द रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड बाय सच मैजिस्ट्रेट, लेकिन कब नहीं रोकती है डिस्चार्ज करने से, जबकि जो रीजन्स उस मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए हैं उन रीजन्स के आधार पर उसको लगता है ही कंसिडर्स द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। मैजिस्ट्रेट को लगता है वो रीजन्स देखने के बाद, उन रीजन्स को लेखबद्ध करने के बाद, सुनने के बाद, अगर उसको लगता है कि वो जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं वो क्या है, ग्राउंडलेस हैं, आधारहीन हैं, मीन्स उनमें कोई दम नहीं है। जो चार्जेस, जो एलिगेशन उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट लगे हैं, मतलब जो भी एविडेंसेस आई उन सब के आधार पर, मतलब इस सेक्शन में जो भी कहा गया है इस सेक्शन की कोई भी बात मजिस्ट्रेट को रोकती नहीं है किसी भी अक्यूज्ड को किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर, केस की प्रीवियस स्टेज पर डिस्चार्ज करने से, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट, आरोप उसके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं वो ग्राउंडलेस है। ये हो गया आपका 245। नाउ वी कम टू 246। 246 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज हो गया अक्यूज तब कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ तब क्या प्रोसीजर चलेगा वारंट केसेस में जो कि इंस्टीट्यूट हुए हैं, अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये बताता है 246 246 सेक्शन, ठीक है। तो 246 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इफ़ व्हेन such evidence has been taken or at any previous stage of the case, कि जबकि ऐसी एविडेंस ली गई है या केस के किसी प्रीवियस स्टेज पर मजिस्ट्रेट को क्या है, द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, मजिस्ट्रेट का विचार है that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter। मीन्स कि जो भी एविडेंसेस ली गई हैं या किसी एविडेंसेस ली गई हैं या फिर किसी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस पर मजिस्ट्रेट को उस सब को देखने के बाद उसकी ये ओपिनियन है कि जो भी ग्राउंड्स हैं उनसे क्या प्रिज्यूम हो रहा है कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है और ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर किया है, मीन्स इस चैप्टर में, मीन्स टू से कि वारंट केस है वो, तो क्या होगा कि विच सच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और उस केस को जो भी ऑफेंस उसने किया है उस ऑफेंस का ट्रायल चलाने के लिए ये मजिस्ट्रेट जो है क्या है, कॉम्पिटेंट है, मतलब वो इसका ट्रायल उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल सकता है, मजिस्ट्रेट ये जानता है, तब उसको पता है। एंड विच इन हिज ओपिनियन, और जो कि उसकी ओपिनियन क्या है, कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम, और वो जानता है कि मजिस्ट्रेट जानता है कि उसकी कोर्ट में, मतलब उसको पता है कि वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है, वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है ट्रायल चलाने के लिए उस केस में, और वो एडिक्वेटली पनिश कर सकता है अक्यूज्ड को। तो वो क्या करेगा, ही शेल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ओके। तब वो राइटिंग में अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम
करेगा। ओके, देखिए डिस्चार्ज जो है वो पहले ही हो जाता है, लेकिन चार्ज तब फ्रेम होगा जब अक्यूज्ड को एविडेंसेस मतलब जो भी प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर लाई गई हैं, दोनों पार्टीज़ को सुना गया है, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ अक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है और इस कोर्ट के द्वारा ये ट्रायबल है, और वो मजिस्ट्रेट उसमें एडिक्वेट पनिशमेंट देने के लिए दे सकता है, तो वो उसमें रिटन में अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेगा। दिस इज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 246। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 2 ऑफ द सेम सेक्शन। ये क्या कहता है? द चार्ज शेल देन बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। अब जब चार्ज रिटन में फ्रेम हो गया, ये पहले भी मैंने बताया है कि जब चार्ज फ्रेम होगा तो सभी अक्यूज, जो भी अक्यूज है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी हैं, वो उनका कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है। चार्ज जब फ्रेम हो गया उसके बाद अक्यूज्ड को वो चार्ज जो है पढ़कर सुनाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब उसको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हैं, इन धाराओं में ये चार्ज लगे हैं, आपने ये ऑफेंस किए हैं, ठीक है। उसको बताया जाएगा इन ऑफेंसेस के चार्ज आपके अगेंस्ट लगे हैं। एंड ही शेल बी आस्क्ड, और उससे फिर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, कि क्या वो गिल्टी प्ले करता है या फिर कोई डिफेंस लेना चाहता है, ठीक है। मतलब वो खुद को अपराधी मानता है, वो मान लेता है कि हाँ उसने अपराध किया है, या फिर वो आगे डिफेंस चाहता है, मीन्स ट्रायल चलवाना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसका ट्रायल चले। ये हो गया सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 246। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 246। तो 3 क्या कहता है? इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अब सीधा सा है कि अगर सबसेक्शन 3 सीधे सीधे कह रहा है कि अगर अक्यूज ने खुद को गिल्टी मान लिया, द मजिस्ट्रेट शेल रिकॉर्ड द प्ली। मजिस्ट्रेट जो भी वो कहेगा, जो भी अक्यूज कहेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा उसकी प्ली को, एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन, और अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कन्विक्ट हिम देयर ऑन, और वो उसको अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कन्विक्ट कर सकता है। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 246 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 की बात करें तो सबसेक्शन कहता है कि इफ़ द अक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड, कि अगर अक्यूज्ड जो है वो प्लीड करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, और डज नॉट प्लीड, या फिर प्लीड नहीं करता है, और क्लेम्स टू बी ट्राइड, या फिर दावा करता है कि उसका क्लेम मतलब उसका जो है ट्रायल चलाया जाए, उसको वो दावा करता है कि उसका ट्रायल कोर्ट पे चलाया जाए। और इफ़ द अक्यूज्ड इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 3, या फिर अक्यूज जो है वो अंडर सबसेक्शन 3, जो सबसेक्शन 3 है उसमें उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे में ही शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट, अक्यूज्ड से ये उम्मीद की जाएगी, ये अपेक्षा की जाएगी कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, कि केस के हियरिंग के लिए जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उस पर, या फिर और इफ़ द मजिस्ट्रेट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सो थिंग्स फिट, या फिर मजिस्ट्रेट जो भी रीजंस देता है, जो भी रीजंस रिकॉर्ड करता है, ऑन रिकॉर्ड लेता है, उनके आधार पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि फोर्थबिद की तत्काल ही, तुरंत ही, वेदर ही विशेस टू क्रॉस एग्जामिन, कि क्या वो बताए कि क्या वो विश करता है या इच्छा करता है कि क्रॉस एग्जामिन किया जाए एनी एंड इफ़ सो बिच ऑफ द विटनेसेस, मतलब वो चाहता है अक्यूज्ड कि किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन हो, या फिर और चाहता है अगर कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो क्या है, इफ़ सो बिच ऑफ विटनेसेस, तब कौन से विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन वो चाहता है फॉर द प्रोसिक्यूशन, मीन्स प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का, मतलब उससे पूछा जाएगा कि वो प्रोसिक्यूशन के कौन से विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन चाहता है। whose evidence has been taken, जिनकी एविडेंस पहले ली जा चुकी है, ठीक है। मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की एविडेंस पहले ली जा चुकी है, क्या उनमें से किसी भी विटनेस का अक्यूज्ड फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन
चाहता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो तुरंत भी ये बात पूछ सकता है अक्यूज्ड से, या फिर नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट पड़ेगी उस पर भी मतलब अक्यूज से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बताए कि किस विटनेस का चाहता है या नहीं चाहता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर चाहता है तो किस विटनेस का, किस प्रोसिक्यूशन विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन चाहता है। दिस इज सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 246। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि इफ़ ही सेज ही डज सो विश, कि अगर अक्यूज्ड कहता है कि हाँ वो ऐसा चाहता है कि द विटनेस इज नेम्ड बाय हिम, तब क्या होगा, जिन विटनेसेस के वो नाम लेगा, जो वो जिनके नाम वो बताएगा, अक्यूज्ड बताएगा, शेल बी रिकॉल्ड, उनको दोबारा बुलाया जाएगा, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन इफ़ एनी, तो उसके बाद उनका चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन होना हो या री एग्जामिनेशन जो भी होना हो वो किया जाएगा। उस क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बाद, मतलब प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा के बाद जो भी है वो क्या होगा, दे शेल बी डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको उन्मोचित कर दिया जाएगा कह सकते हैं उनको, मतलब उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन करने के बाद उन विटनेसेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 246। ओके, सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शेल नेक्स्ट बी टेकन, मतलब उसके बाद जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस बचे रहेंगे, जो भी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूशन होंगे, प्रोसिक्यूशन के ब्याह पर जिन विटनेसेस की अभी मतलब परीक्षा, प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा जो भी है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन जो भी रह गया है वो अब मतलब बाद में बचे हुए विटनेसेस का होगा। एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ़ एनी, और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो भी है उसके बाद क्या होगा, दे शेल ऑल्सो बी डिस्चार्ज, उनको भी छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। नाउ वी कम टू सेक्शन 247। 247 क्या कहता है, एविडेंस फॉर डिफेंस की बात करता है। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि द अक्यूज्ड शेल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस, कि तब अक्यूज्ड को कहा जाएगा, अक्यूज्ड को बोला जाएगा कि वो अब अपना डिफेंस स्टार्ट करे, मीन्स अपनी प्रतिरक्षा को स्टार्ट करे, एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, और जो भी एविडेंसेस डिफेंस के फेवर में है, जो भी एविडेंसेस डिफेंस प्रस्तुत करना चाहता है वो साक्ष्य, वो दस्तावेज डिफेंस प्रस्तुत करे। ठीक है, ये 247 कहता है। एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 243 शेल अप्लाई टू द केस, और इसमें जो है जो 243 सेक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 243 सेक्शन जो कि पार्ट ए में है, ठीक है, वो भी सेक्शन आपका एविडेंस फॉर डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन वो सेक्शन कहाँ पर है कि वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें जो प्रोविजंस हैं 243 में एविडेंस फॉर डिफेंस के, वही प्रोविज़न यहाँ 247 में एप्लीकेबल होंगे। कब एप्लीकेबल होंगे, जब डिफेंस की एविडेंस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट बी जो कि वारंट ट्रायल से रिलेटेड पार्ट बी के सेक्शन 244 से लेकर 247 तक डिस्कस किए हैं, और इसमें जो आपका जो केसेस हैं ये किसमें है, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट पर है। अब इसी वारंट ट्रायल से रिलेटेड पार्ट सी यानी कि कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल रह गया है, जो दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है, चाहे वो केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट है। तो दोनों के लिए ही ये सेक्शन तीनों 248, 249 एंड 250 इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आई वुड लाइक टू conclude this chapter of warrant trial and all the three sections, all the remaining 3 sections related to warrant trial I will discuss in my next video lecture। तो जल्द ही दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप सबसे मिलती हूँ, तब तक के लिए